हेलो गाइस, स्वागत है आपका रंगायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का पेपर दोस्तों सिर्फ एक महीने से कुछ दिन ही बाकी रह गया है, ठीक है ना। मतलब 30 35 40 दिन ही आप उसको रख लीजिए। और उसलिए आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीके जीएस का पर डे दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट कम कर रहे हैं, जबकि हमारी मेहनत दोस्तों पूरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके लिए एसएससी एमटीएस के लिए वो 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके अभी हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर चल रहा है उससे अपडेट करके डेली हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस केवल चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए कि हमारा और उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ पाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आइए फटाफट 25 प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इससे जो दोस्तों सिमिलियर क्वेश्चन बनेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, ठीक है ना। जो आपका सिरका हो गया, विनेगर हो गया, उसमें कौन सा मिलता है, टमाटर में कौन सा मिलता है। तो इससे सिमिलियर आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है आपके फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। चींटी में कौन सा मिलता है और आपके सिरके में कौन सा मिलता है, नींबू में कौन सा मिलता है, ये तो आप बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है, पालक में मिलता है। यह थोड़ा सा अलग प्रश्न था। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। कि आसपास के जो स्वस्थ ऊतक हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके इस पार्ट में क्या है, कैंसर है, तो जो आसपास के ऊतक हैं, आपके जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं आसपास, उसको कम नुकसान पहुंचाए। जैसे सपोज करिए कि इस पे हम मेडिसिन डाल रहे हैं, हम जो हमारा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है उस पे हम मेडिसिन डाल रहे हैं, तो आसपास के जो ऊतक है उस पे उसका जो निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। शल्य चिकित्सा, रसो चिकित्सा, कीमोथेरेपी, भौतिकी चिकित्सा, फिर विकिरण चिकित्सा। दोस्तों जो रेडियोथेरेपी है कैंसर के उपचार में, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है इस वे में कि जो आपका प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ यह उसी को टारगेट करता है रेस के थ्रू, ठीक है ना। जो आपकी रेस होती है उसके थ्रू यह सिर्फ आपके डिफेक्टिव पार्ट्स पर ही अटैक करता है और अदर पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके लिए जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है विकिरण चिकित्सा, ठीक है ना, रेडियोथेरेपी विधि। इससे रेस से आपका क्या होता है, इलाज होता है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। दोस्तों जो निदेशक सिद्धांत हैं, ठीक है ना, उसके अनुप्रयोग की निदेशक सिद्धांत का आप लोग राज्य के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो परमिशन मिली है यह दोस्तों आर्टिकल 37 में मिली है। यदि आप लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं तो इससे एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह कहां से कहां तक रखे गए हैं, यानी कि कौन से आर्टिकल में रखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 से 51, ठीक है ना। 35 से लेके 51 तक डीपीएसपी, जो आपकी डीपीएसपी है, यह इसमें रखा गया है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न इसमें क्या आता है कि जो डीपीएसपी है यह कौन से देश से बारो किया गया है, कि किस देश को देखकर, किस देश के संविधान को देखकर इसको भारत के संविधान में ऐड किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड, ठीक है। इतना आप लोग, इसके 2 प्रश्न और बनते हैं। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और क्या बचा है कि पंचायती राज कौन से आर्टिकल से मतलब लिया गया है, कि डीपीएसपी में पंचायती राज का जिक्र वो कहां पर है। तो यह आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में पंचायती राज का जिक्र है। और महात्मा गांधी के सपनों का आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 40 को बोलते हैं। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। और हमारे संविधान में आयरलैंड के
को देखकर, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर नीति निषेध तत्व को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न 3 का आंसर और उससे संबंधित और 3 आंसर आपको पता चल गए होंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट, भारतीय मार्शल आर्ट एक प्रकार का आर्ट होता है ना, और मतलब डिफेंसिव वाला आर्ट होता है, जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है। आधुनिक केरल का मतलब क्या है कि जो आज के भारत का नक्शा है उसके अकॉर्डिंग आधुनिक केरल। जैसे सपोज करिए कि सन 2000 की यदि हम बात करें तो उस समय जो उत्तर प्रदेश था, आज का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, ठीक है ना। लेकिन यदि हम आज के उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग है, बात समझ में आई। उसी तरीके से जो आज का केरल है, तो जो भारत के नक्शे में है, सिर्फ उसकी बात करते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट है, ऑप्शन है आपके गटका, कराटे, कलरी, पय या टट्टू या फिर मय थाई, ठीक है। तो जो भारतीय मार्शल आर्ट है उसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल कलारी पप या टट्टू से उत्पन्न हुई है, ठीक है। इस मार्शल आर्ट का नाम क्या है, कलारी पपया टट्टू। काफी अजीब नाम है, अजीब क्या नाम है, थोड़ा बड़ा नाम है, ठीक है। तो यह आधुनिक केरल से इसको लिया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो पूर्व, यहाँ पे पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और आपका दक्षिण हो गया, बात समझ में आई। तो पूर्वी, जो आपका पूर्वी रेल का जोन है, यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है, क्योंकि कोलकाता का भी लोकेशन कुछ इधर ही पड़ेगा आपका। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हरिशेन के दरबारी कवि थे, ठीक है ना, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर बिंबिसार। दोस्तों जो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। तो और जो हरिशेन थे यह समुद्रगुप्त के ही क्या थे, दरबारी कवि थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बिंबिसार के यदि बारे में हम बात करें तो बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश की तीनों स्थापना की थी, ठीक है। और इस वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया था और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु का वध किया था, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, बात समझ में आई। अशोक जो है और बिंदुसार दोनों ही मौर्य वंश के हैं और दोनों ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा अशोक है, बात समझ में आई। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और वीणा बजाता हुआ शासक, जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्का जारी किया था उस पे दोस्तों समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, बात समझ में आई, कि जो समुद्रगुप्त की फोटो उस पर लगी थी वह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इसलिए ऐसा लोग बोलते हैं कि वह कौन सा शासक था जो संगीत प्रेमी था या फिर जिसके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई फोटो थी, यह दोस्तों समुद्रगुप्त था, बात समझ में आई। तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आएंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों जो होजागिरी है यह त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है, बात समझ में आई। ऐसे जो लोक नृत्य है इसको हमने प्रीवियस एक वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख के सारे लोक नृत्य को याद कर लीजिए। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्रस्तुत हुआ है। इसका पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, जो ओडिसी है ठीक है ना, यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, यह उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, उसमें से दोस्तों उड़ीसी भी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। अब इस ओडिसी नृत्य को
करने वाले व्यक्ति कौन हैं जिनको सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। बात समझ में आई कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, और ओडिसी नृत्य को वह कौन से व्यक्ति करने वाला है जिसको सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। आंसर है आपके ऑप्शन है रुक्मणी देवी, आरुडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर या फिर इलियाना सिटारिस्टी। ठीक है, तो दोस्तों आपके केलुचरण महापात्र जो हैं ओडिसी नृत्य करने के लिए सन 2000 में इनको पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं कि स्थापना 1948 में 23 देशों के साथ साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशासित करे। ठीक है ना, तो वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर WTO है, जो कि विश्व स्तर पर सभी देशों के बीच में एक सामंजस्य बैठाती है कि प्रॉपर तरीके से व्यापार होता रहे, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो WTO प्रिपेयर करती है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, इंटरनेशनल रेसिप्रोकल ट्रेड एसोसिएशन। दोस्तों 1948 में 23 देशों के साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को जनरल एग्रीमेंट ऑफ, ठीक है ना, ये ट्रेड जो है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, और 23 देशों को साथ में लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। यह कौन सा है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। आगे बात करते हैं, मार्च सन 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है? ठीक है ना, यह दोस्तों खारदुंग ला, ठीक है, जो पास है जहां से गुजरते हैं यह खारदुंग ला है। तो यह जीके के प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। और जैसा कि आपको दोस्तों पता ही है कि एक प्रश्न जो SSC MTS में कि यह बुक किसने लिखी है, यह आता ही आता है। इसको याद करने के तरीके क्या हैं कि जो कुछ फेमस बुक हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे क्या है कि अब की बार गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट बुक हैं या फिर प्राचीन समय के जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उसकी सीरीज को आप लोग याद कर लीजिए। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? के नटवर सिंह, शशि थरूर, किरण बेदी या फिर अरुण शैरी। दोस्तों शशि थरूर जो हैं यह द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो पुस्तक इसके लेखक हैं, यह दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन, दोस्तों पंजाबी सूबा आंदोलन है तो यह पंजाब में ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उत्तर प्रदेश में पंजाबी सूबा आंदोलन तो नहीं होगा, तो इसके ऑप्शन क्या है? गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय व कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों जो शिरोमणि अकाली दल है यह पंजाब बेस्ड पार्टी है। जैसे मैं बोलूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी है, JDU RJD बिहार बेस्ड पार्टी है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल जो है यह पंजाब बेस्ड पार्टी है और इसी पार्टी ने सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पर? पंजाब में, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अमित एक व्यक्ति का नाम है, यह भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में एक्टिविटी चल रही है कि एक जो व्यक्ति है, ठीक है ना, एक जो व्यक्ति है यह मैक्सिमम 2 जगह से ही इलेक्शन लड़ सकता है। आपको राहुल गांधी याद है? राहुल गांधी ने एक तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था लड़ा और एक केरला साइड में यानी कि साउथ में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो उत्तर प्रदेश वाला वो हार गए थे और जो साउथ वाला जीत गए थे। यानी कि दोस्तों एक जो व्यक्ति है वह लोकसभा, ठीक है, जो MP बनते हैं इसका इलेक्शन 2 जगह से लड़ सकता है। लेकिन यह शर्त है कि यदि सपोज करिए दोनों जगह से हार गया तो खेल ही खत्म हो गया, एक जगह से जीता तो वहां से बना रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि वो दोनों जगह से जीत गया तो उसको फिर चयन करना पड़ेगा कि दोनों जगह में से वह किस जगह का लोकसभा का सदस्य बना रहना चाहता है और दूसरे जगह पे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी जो हाल फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। बात समझ में आई? लेकिन वह एक ही जगह से बना रहेगा और दूसरे जगह उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन
लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा द्वीप है या फिर हॉट स्पॉट है जो कि लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? ऑप्शन है आपके मिनिकॉय द्वीप, अमीन दीवी द्वीप समूह, या फिर रियूनियन हॉट स्पॉट, या फिर डंकन मार्ग पैसेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डंकन मार्ग पैसेज, आप इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहास का, काफी आसान प्रश्न है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दोस्तों यह इसका नाती था, यह इसकी बेटी का बेटा था, ठीक है ना। तो यह मतलब तो ठीक बात है, यह नवाब यह बना था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। दोनों बातें जो है आपस में सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके न तो एक और नहीं दो, एक और दो दोनों। 57 में जो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ही हुआ था, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ था। महावीर जयंती किस माह मनाई जाती है? दोस्तों अप्रैल में, मई दिसंबर अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है, ठीक है। सन 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, सन 2011 जो है सबसे लेटेस्ट है जो कि जनसंख्या काउंटिंग हुई है, ठीक है ना। यह दोस्तों जनसंख्या काउंटिंग की जो शुरुआत है लॉर्ड मेयो ने किया था। एक दो बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने जनसंख्या की जनगणना का कार्य भारत में स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। बिहार, असम, झारखंड, सिक्किम, सन 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके बिहार, असम, झारखंड और सिक्किम। तो दोस्तों इन चारों में से जो सिक्किम है इसमें जनसंख्या सबसे कम है। इन तीनों दोस्तों करोड़ के ऊपर है और यहां पर तो लाख में ही है, ठीक है ना, सिक्किम। रजिया सुल्तान की बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यह एक्चुअली प्रश्न है। बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अकबर। दोस्तों यह तो मुगल के हैं और ये जो थी यह गुलाम वंश की थी। किसकी थी? गुलाम वंश की, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह दोस्तों क्या बना था? शासक बना था दिल्ली का, और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसी के वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश में ही इल्तुतमिश जो था शासक बना, फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही वंश की थी, ठीक है। और इसके ही बाप ने या फिर पिता ने कुतुब मीनार जो है इसको कंप्लीट करवाया था, और उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है ना। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? दोस्तों नीति आयोग के पहले इस आयोग का नाम था योजना आयोग, और सन 2015 में इसको चेंज कर दिया गया, या बन गया नीति आयोग, यानी कि इसके पंख काट दिए गए, ऐसा मानता है। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों एक मूवी थी, उस मूवी का नाम तो मैं नहीं अभी बता पाऊंगा। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की उसमें थी मूवी, और उसमें जो विलन था उसमें बोट से मतलब कि बोट का कंपटीशन था जीतने वाला, ठीक है ना। तो यह दोस्तों उसी खेल का उसका वहाँ पे संबंध था। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुआ था? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर उड़ीसा, ठीक है। ओणम के त्यौहार पे जो कि केरल में मनाते हैं, और दोस्तों वहां पर बोट प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना, काफी अच्छा गेम इसको मानते हैं। तो हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुआ था? केरल में हुआ था। अब बात करते हैं बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट, हाइपोक्लोरस एसिड, बोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये दोस्तों बैटरी में इसको यूज करते हैं, जैसे तेजाब। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुरी। तो दोस्तों सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल में आयोजित हुआ,
ठीक है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है आपका सरोद, मंजीरा, वीणा और सारंगी। तो दोस्तों अली अकबर खान का संबंध किससे है? सरोद से। ठीक है, ये आप लोग को जीके के प्रश्न याद करने पड़ेंगे कि कौन से वाद्य यंत्र का संबंध किससे है और कौन सा व्यक्ति वाद्य यंत्र में सबसे फेमस है या फिर किसको सबसे पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भरऊत, धमेक, केसरिया या फिर अमरावती। दोस्तों यदि ऑप्शन में सांची का स्तूप होता तो डेफिनेटली वही आंसर ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर केसरिया जो स्तूप है वह सबसे बड़ा स्तूप है। अब बात करेंगे हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त सन 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके ऋतुराज अवस्थी, बलबीर सिंह चौहान, MC सितलवाड़ एंड लॉर्ड मैकेले। तो दोस्तों ये तो मरमरा गए हैं, अभी कहाँ बचे हैं। तो ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो दोस्तों 23 अगस्त सन 2024 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 24 तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जिनके आपके पेपर में आने की संभावना काफ़ी प्रबल है उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।